हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में दोस्तों हम आरसीसी के प्रश्नों पर बात कर रहे थे और हमने 7 प्रश्नों पर बात लगभग कर लिया था। 7वां प्रश्न जो था मैंने उसका जवाब जरूर आपको बता दिया था, लेकिन हमें उस जवाब के अलावा भी कई सारी चीजों पर चर्चा करनी थी। चलिए एक एक करके बातचीत करते हैं। जैसे कहा अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ श्रिंकेज स्ट्रैंड इन कंक्रीट। कंक्रीट में श्रिंकेज स्ट्रैंड की औसत वैल्यू कितना लेते हैं? तो जवाब आपको पता है कि आईएस 456 के आर्टिकल 6.2 के अकॉर्डिंग कितना चलेगा सर? 0.003 चलेगा। ये हमको याद है, याद कर लेते हैं, जान लेते हैं। बट सवाल ये है कि व्हाट इज श्रिंकेज और मेजरली कितने प्रकार की श्रिंकेज होती है, कौन कौन से फैक्टर है जो श्रिंकेज को अफेक्ट करते हैं, और साथ में हमें इस पर बात करनी है कि सर श्रिंकेज को अफेक्ट करने वाले अगर फैक्टर ये हैं तो हमको एक बात बताइए कि सर श्रिंकेज को अफेक्ट तो ये फैक्टर कर रहे हैं, वो ठीक है। हमको एक बात बताइए कि किस फैक्टर का किस तरह से श्रिंकेज के साथ रिलेशन है, ये भी जानना जरूरी है। ठीक, तो हम उसी पर एक एक करके बात करेंगे। अपना टॉपिक है श्रिंकेज। श्रिंकेज आपको पता है कि ऑर्डिनरी सीमेंट कंक्रीट जब हम इसे क्या करते हैं, कास्ट करते हैं, तो कास्टिंग के बाद ये अपने वॉल्यूम या डायमेंशन में कमी दिखाती है। यही फिनोमेना श्रिंकेज के नाम से जाना जाता है। हम इसे अब साइलेंट एस से दिखाएंगे, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दे पर आए सर, तो श्रिंकेज कितने तरह की होती है? जनरली जो श्रिंकेज है वो दो तरह की हम आप कंक्रीट में देखते हैं, एक प्लास्टिक श्रिंकेज और दूसरा ड्राइंग श्रिंकेज। ठीक, ये दो तरह की श्रिंकेज जनरली हमें आपको देखने को मिलेगी। अब अपना सवाल ये है कि प्लास्टिक श्रिंकेज है, ड्राइंग श्रिंकेज है, होता क्या है, पहले ये बता दीजिए। तो हम प्लास्टिक श्रिंकेज की बात करें तो सीमेंट कंक्रीट के सेट और हार्ड होने के पहले जितनी भी स्ट्रैंड कंक्रीट में आती है दैट इज प्लास्टिक श्रिंकेज। ठीक, जितनी भी आती है सेट और हार्ड होने के पहले तक उसे क्या बोलेंगे? प्लास्टिक श्रिंकेज। और सेट और हार्ड हो जाने के बाद जितनी श्रिंकेज थ्रू आउट द लाइफ टाइम आएगी हम उसे क्या नाम देंगे? ड्राइंग श्रिंकेज का नाम देंगे। ड्राइंग श्रिंकेज की अगर बात करिए तो ड्राइंग श्रिंकेज का वैल्यू है जो है वो आप सॉरर्स के फॉर्मूले से पता करते हैं। किससे पता करते हैं? सॉरर्स के फॉर्मूले से। किससे पता करेंगे? एप्सिलॉन एस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन पीएस प्लस एप्सिलॉन टीएस। ठीक, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि ये प्लास्टिक श्रिंकेज कितना होता है। तो प्लास्टिक श्रिंकेज अगर कितना होता है ये बात करनी है तो 1% कितना? 1% ऑफ ड्राई वॉल्यूम इन मिक्स, इसकी वैल्यू ये होती है। ड्राइंग श्रिंकेज की बात करिए तो ड्राइंग श्रिंकेज कैन बी फाउंड बाई सॉरर्स फॉर्मूला। सॉरर्स फॉर्मूला हम यहां से पता कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि सॉरस का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सॉरस फॉर्मूला? तो सॉरस फॉर्मूले पर चलिए। सॉरस का फॉर्मूला कहता है कि कंक्रीट में ड्राइंग श्रिंकेज बराबर होगा 0.00125.9 माइनस एच। अगर एच की बात करो तो एच इज इक्वल टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बात समझ गए? अब आइए मुद्दे पर। यही एक प्रश्न जन्म लेता है जिसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं कि भाई अगर अगर कंक्रीट में रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट द टाइम ऑफ क्यूरिंग 100% हो जाए तो ये वैल्यू क्या आने लगती है? नेगेटिव। तो नेगेटिव जब ये वैल्यू आने लगेगी यानी एप्सिलॉन ड्राइंग श्रिंकेज ये क्या आने लगेगी? नेगेटिव आने लगेगी। तो अगर इसकी बात करें हम लोग तो नेगेटिव आ जाएगी ये वैल्यू। और आपका जो प्लास्टिक श्रिंकेज है, प्लास्टिक श्रिंकेज, ये क्या आएगी? पॉजिटिव। और ये दोनों वैल्यू एक दूसरे को कर देती है काउंटरएक्ट। काउंटरएक्ट कर देंगे, इसका सीधा मतलब है कि सर अगर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर बात की जाए तो कंक्रीट में कुल श्रिंकेज का मान 0 होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं एट 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी द वैल्यू ऑफ टोटल श्रिंकेज इन कंक्रीट इज 0। ये कहानी होगी सर, समझ गए? चलो, मुद्दे की बात ये थी, ये मैंने बता दिया। अब श्रिंकेज को अफेक्ट करने वाले ढेर सारे कारण हैं, ढेर सारे कारक हैं, उन सब पर हम कभी और बात करेंगे किसी और लेक्चर में। ये इस लेक्चर में तो ठीक है। आगे चलकर चर्चा ये आती है कि सर एक बात बताइए, हम लोग को एक बात बताइए कि ये जो अपना कंक्रीट है, इस कंक्रीट की अगर हम चर्चा करें तो इसमें श्रिंकेज की वैल्यू कितनी लेकर चलना होता है? तो आईएस 456 के अकॉर्डिंग अगर बात करनी हो, किसके अकॉर्डिंग? 456 के अकॉर्डिंग अगर बातचीत करनी हो तो 456 जो है वो बताता है कि साहब ऐसा है, श्रिंकेज की वैल्यू अगर आप लेकर चलना चाहते हैं तो आईएस 456 के आर्टिकल 6.4 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें
किसके अकॉर्डिंग बात करें, 6.4 के अकॉर्डिंग बात करें तो हमें ये वैल्यू मिलेगी कितना, 0.0003। ये देखिए 6.2.4 मिला, 6.2.4। ये आर्टिकल आपको दिख रहा है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, आर्टिकल 6.2.4। इसके अकॉर्डिंग बात करिए, श्रिंकेज इसने दे रखा है, श्रिंकेज बता रहा है टोटल श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करता है, कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंक्रीट, साइज ऑफ द मेंबर एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। लेकिन किसी दिए गए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के लिए सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होगा वो कितना पानी मिलाए हैं आप किसमें, सीमेंट कंक्रीट में, उस पर इफेक्ट करता है। और सबसे कम डिपेंडेंसी है कि भाई कितना सीमेंट कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं इस पर, तो ये बात यहां पर है। दूसरी बात, जब टेस्ट के डेटा अनअवेलेबल हों, इन द एब्सेंस ऑफ टेस्ट डेटा द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ टोटल श्रिंकेज स्ट्रेन मे बी 0.0003। कितना लिया जा सकता है, 0.0003। यानी सरल भाषा में कहिए तो जब टेस्ट के डेटा अनअवेलेबल हो तो ऐसी दशा में हम कुल श्रिंकेज स्ट्रेन का मान 0.0003 लेकर चलते हैं आर्टिकल 6.2.4 के अकॉर्डिंग। ठीक, तो ये बात आपको जनरली याद होती है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आप चले आइए यहां और बता दीजिए कि सर इनकी जो वैल्यू लेकर चलेंगे हम कितनी लेकर चलेंगे, 0.0003। इस प्रश्न पर हमने पीछे भी बात किया था, अभी इस पर ज्यादा समय देना ठीक नहीं है। ठीक, चलिए मुद्दे पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है अपना, 8th क्वेश्चन, कि एयर इंट्रेनमेंट इन कंक्रीट इंक्रीजेस। कह रहे हैं अगर कंक्रीट में एयर इंट्रेनमेंट, हाँ, हवा के छोटे छोटे, एयर के छोटे छोटे बबल्स इंट्रोड्यूस कराए जाए या उनकी क्वांटिटी बढ़ाई जाए तो क्या होगा। तो वर्केबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्ट्रेंथ पर क्या पड़ेगा, टेम्परेचर वेरिएशन पर क्या इफेक्ट आएगा और यूनिट वेट पर क्या इफेक्ट आएगा। देख भाई सीधी सीधी बात है, अगर हम चर्चा कर रहे हैं कि एयर इंट्रेनमेंट बढ़ाते हैं, एयर इंट्रेनमेंट बढ़ाते हैं, तो सीधा मुद्दा है सर कि एयर इंट्रेनमेंट बढ़ाने का जो हमारे आपके सामने परिणाम आएगा, अगर हम उस पर चर्चा करें तो क्या देखने को मिलेगा, क्या इंक्रीज करेगा, ये पूछ रहा है। एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर का इस्तेमाल करने से एयर इंट्रेनमेंट बढ़ जाएगी, और अगर एयर कंटेंट ये, हाँ, ये बढ़ेगा, बात ध्यान से समझो, ये क्या होगा, बढ़ेगा। तो बढ़ने का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, सबसे पहला वर्केबिलिटी पर प्रभाव बात करिए तो वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई छोटे छोटे एयर बबल जब इंट्रोड्यूस होंगे तो वो रोलर्स की तरह बिहेव करेंगे कंक्रीट के दो एग्रीगेट्स के बीच और इनको आसानी से प्लेस करने में मदद करेंगे, यानी वर्केबिलिटी क्या होगी सर, बढ़ जाएगी। लेकिन एयर बबल्स बढ़ने का परिणाम क्या होगा सर, कंक्रीट में एयर की क्वांटिटी बढ़ेगी तो वाइड्स बढ़ जाएगा, और वाइड बढ़ेगा तो आपको पता है कि 1% वाइड होने पर स्ट्रेंथ में 5% की कमी देखने को मिलती है। तो दूसरा जो पॉइंट आएगा, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरे पॉइंट पर बात करो, हाँ, यूनिट वेट क्या होगा, यूनिट वेट भी कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हाँ, यूनिट वेट क्या हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा। डेंसिटी पर बात करो, डेंसिटी क्या हो जाएगा, हाँ, डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो हम बता सकते हैं कि सर इतने तो मेजर इफेक्ट दिखेंगे। फ्रीजिंग थामिंग इफेक्ट के पर रेजिस्टेंस की अगर बात करनी हो तो 5वां बात कर लीजिए, हाँ, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड थामिंग, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड थामिंग। तो ये भी क्या हो जाएगा सर, ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो आपका सही जवाब होगा ऐसी दशा में, ये जवाब क्या होगा कि आपकी वर्केबिलिटी जो है, एयर एंट्रेनमेंट की वजह से कंक्रीट में वर्केबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, बाकी स्ट्रेंथ इत्यादि क्या होंगे, कम होंगे। तो ये स्टेटमेंट आप यहां से देकर बात कर सकते हैं। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द रिलेशनशिप बिटवीन मॉडुलस ऑफ रप्चर, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज गिवन बाय। कह रहे हैं कि कंक्रीट की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ हम बता रहे हैं और इनके बीच क्या संबंध बनेगा, हमको ये बता दीजिए। तो देखो भैया, कंक्रीट की सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ होती है, मैं एक अलग पेज पे लिख लूं इसे, ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कंक्रीट की जो होती है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कौन सी होगी, हाँ, क्यूब स्ट्रेंथ या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, हाँ, एफसीयू लिख दूं मैं इसे, एफसीयू सबसे ज्यादा ये होती है। इस एफसीयू का 75 से 85% कौन होता है, एफसीवाई सिलेंडर स्ट्रेंथ। और इस अगर इसकी बात करो, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का, एफसीआर की बात करो तो एफसीआर होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का 0.7 रूट ओवर टाइम्स। इसके बाद अगर बात करो सर तो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ आता है, वो कितना होता है, लगभग 0.446 टाइम्स ऑफ एफसी के होता है।
तो FCS इस पर आएगा और सबसे कम कौन आता है? FCT। अब कहेंगे सर ये स्टेटमेंट आपने हमको बताया है लेकिन ये कैसे लिखा, हमें एक बात बताइए। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कौन सी होगी? देखो यहां बीच में FC को इंट्रोड्यूस कराना था, नहीं कराया है, उससे कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो ये कौन सी है? क्यूब स्ट्रेंथ। कौन सी है? क्यूब स्ट्रेंथ। ये कौन सा है? सिलेंडर स्ट्रेंथ। इसकी बात करो सर, ये कौन है? FCR, मॉडुलस ऑफ रप्चर, और इसकी वैल्यू होती है 0.7 रूट ओवर FC के। ये तो वैल्यू इसकी होती है। इसकी चर्चा थोड़ी करो इसकी, तो ये होता है किसका? हाँ, 0.66 टाइम्स किसका सर? FCR का। यानी यही बराबर हो जाएगा 0.462 रूट ओवर FC के। FCR की वैल्यू रख दीजिएगा तो आ जाएगा, ये इतना होता है। हाँ, कितना होगा? FC के। ठीक, इसकी बात करो तो ये होता है 0.5 से 0.625 टाइम्स ऑफ FCR, यही होता है। यानी अगर इसे बराबर करके बात करो तो ये हो जाएगा 0.35 से 0.43 टाइम्स ऑफ रूट ओवर FC के, ये वैल्यू होगी। यानी डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये तो आपका स्प्लिट है। हाँ, ये कौन सा है? स्प्लिट। तो इनके जो रिलेशन देखने को मिलेंगे आपको, अगर रिलेशन पे चर्चा कर रहे हैं आप, तो जो रिलेशन देखने को मिलेगा, ये रिलेशन देखने को कंक्रीट की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ का मिलेगा आपको। सिलेंडर की बात करो, सिलेंडर स्ट्रेंथ कितनी होती है? सिलेंडर स्ट्रेंथ कितनी होती है? 0.75 से 0.85 टाइम्स ऑफ FCU। हाँ, FCU, या इसी को लिख सकते हैं ऑन एवरेज 0.8 टाइम्स ऑफ FCU। ये इतने के बराबर होती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, मैंने यहां इसे मेंशन कर दिया है और आपको बता दिया है कि किसके साथ किसका क्या रिलेशन है। ठीक, चलिए अब अपने प्रश्न पर वापस आइए। तो देखने को क्या मिल रहा है कि हमको स्ट्रेंथ का क्रम दिया है, ज्यादा बढ़ता घटता क्रम पूछा है। तो हमें जो दिखने को मिल रहा है वो सीधा सीधा देखने को मिल रहा है कि भैया जो स्टेटमेंट सही है वो B सही है। क्यों? हाँ, ऑर्डर पूछा है, कैसे है, किस तरीके से है। तो ये वाला कितना होता है? 0.7 रूट ओवर FC के। ये वाला FCS कितना होता है? स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये होता है 0.46, हाँ, 2 रूट ओवर FC के। और अगर इसकी बात करो तो इट इज 0.35 से 0.43 रूट ओवर FC के। तो ये रिलेशन हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो सही स्टेटमेंट है वो आपका कौन सा बन जाएगा? B। क्यों? क्योंकि FCR ज्यादा है FCS से, FCS ज्यादा है FCT से। तो ये रिलेशन बनेगा। आपसे कभी कभी ये करते हैं ये लोग कि भाई सारे स्ट्रेंथ आपको एक तरीके से दे देंगे, सारे के सारे स्ट्रेंथ दे देंगे, और तब आपसे पूछेंगे कि बताइए कौन से के साथ क्या रिलेशन बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है? द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रेशियो बिटवीन डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ का रेशियो पूछ रहे हैं। तो हमको पता है कि हाँ, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी FCT ये बराबर होता है 0.5 से 0.625 किसका? FCR का। यही तो होता है इन दोनों के बीच का रिलेशन। जब ये रिलेशन होता है तो हमसे पूछना, बताइए कि डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ का अनुपात क्या होगा। अनुपात की बात कर रहे हैं, यानी FCT डिवाइडेड बाई FCR, ये बताइए कितना होगा? डिवाइडेड बाई FCR, ये कितना होगा? अगर इसकी बात करो तो ये 0.5 होगा मिनिमम, और मैक्सिमम कितना होगा? 0.5 टू 0.625 इतना होगा। ये रिलेशन इनके बीच का बनेगा, इनके बीच का रिलेशन यही बनेगा। अब जब ये रिलेशन बनेगा तो सर हमारा यहां जवाब कौन सा सही होना चाहिए? तो जवाब सही होगा 0.5। कितना जवाब सही होगा? 0.5। तो इस तरीके से आप इनका रिलेशन जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर यही पूछ लेता कि डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ और किसके बीच का रिलेशन बताइए, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का बीच का रिलेशन बताइए, तो अरे कुछ नहीं करना है, FCR की जगह 0.7 रूट ओवर FC के रख देना और आ जाएगा ये रिलेशन। ठीक हो गया? समझ गए कहानी? चलिए, थोड़ा तेज तो नहीं चल रहे हैं भाई, हम चल रहे हैं तो बताइएगा, आगे चलकर हम इसे थोड़ा और स्लो कर देंगे आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेस विथ, कि कंक्रीट की सामर्थ्य किसके साथ बढ़ेगी। देखो कंक्रीट की स्ट्रेंथ किसी एक चीज का फैक्टर नहीं है। कंक्रीट की स्ट्रेंथ में बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे एज, कंक्रीट कितनी पुरानी है, तो एज के साथ कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ेगी, और फिर आगे चलकर एक सर्टेन वैल्यू को अचीव करने का प्रयास करेगी। ठीक,
जैसे अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं कंक्रीट में, कौन सा ओपीसी इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो आपको पता है कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ एक दिन पर 16%, 3 दिन पर 40, 7 दिन पर 65 और 28 दिन पर 100%, 3 महीने पर 110, 6 महीने पर 115 और 1 साल पर 120 से 125% होती है 28 दिन वाले के कंपैरिजन में। तो ये पता है हमें। अच्छा, दूसरी बात करो, एग्रीगेट राउंडेड में कम, एंगुलर और सबसे ज्यादा क्यूबिकल में, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ क्यूबिकल में, शेप का भी इफेक्ट आ गया। दूसरी बात कर लो सर, नेक्स्ट बात कर लो कि भाई हमें एक बात बताइए, सरफेस टेक्सचर का क्या इन्वॉल्वमेंट है, तो ग्लॉसी सरफेस में सबसे कम और सबसे ज्यादा रफ क्रिस्टलाइन में, आपको पता है। तो इस तरीके से ये भी इफेक्ट करते हैं, सीमेंट कंटेंट भी इफेक्ट करेगा। वाटर सीमेंट रेशियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है, ये भी इफेक्ट करेगा। आगे चलकर अगर बात करनी हो कि सर कंपैक्टनेस, डिग्री ऑफ कंपैक्टनेस का क्या इफेक्ट पड़ेगा, जितना ज्यादा कंपैक्टेड कंक्रीट होगी उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, तो कई सारे फैक्टर हैं। लेकिन यहां जो ऑप्शन दिया है हमें इनके हिसाब से बात करना है। तो पहला, इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ घटती है, यही तो अब्राहम का नियम था। दूसरा बात करिए, इंक्रीज इन फाइननेस ऑफ सीमेंट, सीमेंट का फाइननेस बढ़ेगा, समझो फाइननेस सीमेंट का क्या होगा, बढ़ेगा, तो सीमेंट का सरफेस एरिया एसएसए ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी सरफेस एरिया बढ़ा यानी पानी के साथ जो रिएक्शन का रेट है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सीमेंट पार्टिकल्स का रिएक्शन शुरू होता है सरफेस से, और सरफेस एरिया जितना ज्यादा रिएक्शन उतना ज्यादा तेजी से होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ये भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन, क्यों सर, रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन ये भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यहां दो तरह की स्ट्रेंथ पर बात होगी, और पहली स्ट्रेंथ होगी कौन सी, इनिशियल स्ट्रेंथ, और दूसरी होगी अल्टीमेट। तो इनिशियल बढ़ जाएगी लेकिन अल्टीमेट अनअफेक्टेड रहती है, ये बात याद रखिएगा। डिक्रीज इन क्यूरिंग टाइम, क्यूरिंग टाइम कम करेंगे, क्यूरिंग टाइम भाई अगर कम करते हैं ना तो कंक्रीट अपना हाइड्रेशन पूरा नहीं कर पाएगी, और हाइड्रेशन पूरा नहीं हुआ तो स्ट्रेंथ कम आएगी, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अगला, डिक्रीज इन साइज ऑफ एग्रीगेट, साइज घटाने पर नहीं, ये साइज बढ़ाने पर स्ट्रेंथ बढ़ती है, घटाने पर नहीं, घटाने पर घट जाएगी। तो हमसे पूछा है इंक्रीजेस विथ, तो जो जवाब सही है इंक्रीजेस विथ किसके, इंक्रीज इन फाइननेस ऑफ सीमेंट, ये जवाब सही होगा जो आपको बताना है। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न अपना, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है और ये एकदम सरलतम प्रश्नों में से एक है। द रिलेशनशिप बिटवीन मॉडुलस ऑफ रप्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज गिवन बाय, मॉडुलस ऑफ रप्चर और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बीच का संबंध क्या होता है। यू ऑल नोज दैट कि एफसीआर इज इक्वल्स टू 0.7 रूट ओवर एफसीके होता है, रूट ओवर एफसीके होता है, ये आपको पता है। लेकिन ये आता कहां से है, अगर इसकी चर्चा करनी हो आपको तो आप बताइए, क्या ये 456 जो है IS 4562,000, ये अपने आर्टिकल 6.2.2, ये आर्टिकल आपके सामने है, कौन सा आर्टिकल है, 6.2.2, यहां कहता है फ्लेक्सरल एंड स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, जबकि दोनों अलग अलग बातें हैं। जो फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ 516 से निकलता है, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ 5816 के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं हम। इन दोनों की वैल्यू अगर आप डिजाइन में लेकर चलना चाहते हैं तो आप लेकर चलिएगा 0.7 रूट ओवर एफसी के, यहां पर ये वैल्यू दे रखा है आर्टिकल 6.2.4 के अकॉर्डिंग। तो सिंपल बात है, और यहां बता दीजिए कि 0.7 रूट ओवर एफसीके के बराबर होगी। जवाब आपका कौन सा सही होगा, सी, सी इज द राइट आंसर, आपके लिए ये जवाब सही मिलेगा। ठीक है, हो गई बात, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm क्यूब एज कंपेयर टू 150 mm क्यूब। देखो ये प्रश्न आ गया ना कि भैया 100 mm की क्यूब की स्ट्रेंथ 150 वाले के कंपैरिजन में बताई, तो यू ऑल नोज दैट साइज ऑफ क्यूब बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ क्या होता है, घटता है। वजह क्या थी, दो कारण थे, दो कारण थे। कौन कौन से कारण थे सर, कौन कौन से कारण थे, बिकॉज ऑफ restraining effect and size factor, restraining effect and size factor। तो याद रखिएगा 100 mm वाला क्यूब है तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, 100 mm क्यूब, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी 150 mm क्यूब से, और इसकी भी ज्यादा होगी किससे, 200, 300 और 450 mm के क्यूब से। तो मैंने आपको बता रखा है, नहीं बताया है अगर बहुत सारे लोगों को तो मैं फिर से बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव सीरीज में फिर से एक्सप्लेन करूंगा रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट और साइज फैक्टर को। ठीक, तो स्ट्रेंथ का जो क्रम है, स्ट्रेंथ ऑर्डर इनका यही चलता है, कि 100 mm वाले क्यूब की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो
द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm क्यूब एज कंपेयर टू 150 mm, 100 mm की पूछ रहे हैं तो ऑलवेज मोर आएगा। कितना परसेंट ज्यादा होता है? 150 वाला मानक क्यूब है तो इसके कंपेरिजन में इसकी स्ट्रेंथ लगभग 5% ज्यादा आती है। कितनी आती है? 5% ज्यादा आती है। अच्छा, ये कहानी हमको पता है, ये कहानी हम लोग को पता है। जिनको नहीं पता है उनके लिए अगर बात करनी हो तो उनके लिए ये कहना होगा कि जब हम एक ही कंक्रीट से, सेम कंक्रीट से क्यूब बनाते हैं और उसी कंक्रीट से हम क्या बनाते हैं? सिलेंडर बनाते हैं, तो भैया एक ही कंक्रीट से बने क्यूब और सिलेंडर की स्ट्रेंथ अलग अलग आती है। वजह, दो वजह है। पहली वजह है इंड फ्रिक्शन फैक्टर और दूसरी वजह है रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट। दूसरी वजह है रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट। ठीक, तो रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट का मामला क्या है कि रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट क्या है? अब ये इलाबोरेट करने के लिए पूरा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट आपको रिवाइंड करवाना पड़ेगा मुझे, तो मैं आगे चलकर कहीं आपको बताऊंगा, तो बता दूंगा कि हाँ क्यों ऐसा होता है, लेकिन फिलहाल अभी यही जान लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाँ क्वेश्चन नंबर 14। अकॉर्डिंग टू आईएस 456/2000 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये देखो कोडल प्रोविजन यहां लिखा है 2000, हाँ तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज टेकन एज, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी लेते हैं? ये वाली जो लेते हैं ईसी बराबर 5700 रूट्स ओवर एफसी के, ये तो है अकॉर्डिंग टू आईएस 4561978 के अकॉर्डिंग। डब्ल्यूएसएम में यही लेकर चलते हैं सीकेंट मॉडुलस। अच्छा, अगर किससे बात करो सर, हाँ 2000 के अकॉर्डिंग बात करो तो आईएस 456/2000, इसके अकॉर्डिंग कौन सी वैल्यू आती है? 5000 रूट ओवर एफसी के, ये वैल्यू आती है। और ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, आपको यही बताना होता है। ठीक, अच्छा ये वाली वैल्यू किस पर बेस्ड है? तो ये सीकेंट मॉडुलस पर बेस्ड है। किस पर? सीकेंट मॉडुलस। और ये वाला किस पर है? इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस पर बेस्ड है। तो ये स्थितियां हमारे सामने हैं। ठीक है सर। अच्छा, जब हम टेस्ट से डिटरमाइन करते हैं और एक्चुअल वैल्यू जो आती है कंक्रीट की इलास्टिसिटी की, उन दोनों में प्लस माइनस 20% से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये भी हमको याद रहता है। ठीक, चले, तो ये कहानी थी जो सरलतम प्रश्नों की है, मैं उसे तेजी से बताता हुआ आपके लिए चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 अपना कह रहा है, देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट इन द कंक्रीट। कह रहा है अगर कंक्रीट में मॉइस्चर कंटेंट यानी पानी की मात्रा, वाटर कंटेंट बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? reduces strength, increases strength, do not change strength, all of the above. You all knows that according to Abraham's law, इनका नाम क्या था? डफ अब्राहम। क्या नाम था? डफ अब्राहम। हाँ, डफ अब्राहम्स लॉ क्या होगा सर? अगर वर्केबिलिटी लिमिट तक बात करिए तो वाटर कंटेंट जैसे जैसे बढ़ेगा, वाटर कंटेंट बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ कंक्रीट की क्या होगी? घटती जाती है। स्ट्रेंथ क्या होगी? घटती जाएगी। तो जो जवाब होगा रेड्यूसेस स्ट्रेंथ, यही जवाब सही होगा। ठीक, किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं? अब्राहम्स लॉ के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू अब्राहम्स लॉ अगर बात करें तो ये स्थिति देखने को हमें मिलती है। मैं थोड़ा तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूं, मुझे बताइएगा, मैं थोड़ा धीरे धीरे में चलूंगा और प्रश्नों को और इलाबोरेट करता हुआ चलूंगा जितना आप चाहते हैं। ठीक, ठीक है, चलिए आइए यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 में। एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, यूज ऑफ पोजलैनिक सीमेंट, कह रहे हैं ओपीसी की तुलना में अगर हम पीपीसी इस्तेमाल करते हैं तो क्या चीजें देखने को मिलेंगी। इस पर आता हूं, लेकिन आपके लिए मैं एक चीज बताता चलता हूं कि जब ये वीडियो आपके सामने आएंगे तब एक चैनल, हाँ टेलीग्राम चैनल होगा, वो टेलीग्राम चैनल मैं आपके साथ साझा कर दूंगा। वहां वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल ये ज्वाइन कर लीजिएगा। और ज्वाइन करने के बाद आप एक बात समझिएगा कि जितने पीडीएफ होंगे, जितने वीडियो लेक्चर्स होंगे, ये सब के सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उसी में मिलते जाएंगे। आप ज्वाइन करके उस चैनल को पीडीएफ, वीडियो लेक्चर्स आप सारे के सारे अटेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट पेइंग अ सिंगल रुपीस। ठीक, समझ गए? चलिए, तो पूरे गुप्ता एंड गुप्ता का आप पूरा सोल्यूशन ले पाएंगे आप यहां से ज्वाइन करके। ठीक है, चलिए, तो आपको मिल जाएगा जब ये वीडियो रिलीज होगा तो उसमें जरूर वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए यहां बात, एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, यूज ऑफ पोजलैनिक सीमेंट, कह रहे ओपीसी की तुलना में अगर पीपीसी इस्तेमाल करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? देख भाई, ओपीसी की कंपैरिजन में अगर पीपीसी, हाँ प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी एज कंपेयर टू ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की तुलना में अगर पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट की प्रॉपर्टीज पर बात करें तो क्या डिफरेंस आता है? पहला डिफरेंस फाइननेस,
सीमेंट की फाइननेस वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर आप उसमें बात करो सर, हाँ, आप बात करो स्पेसिफिक सरफेस एरिया के टर्म में, तो पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट का कितना होता है, 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ये तो होता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया, जबकि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का होता है 2250। दूसरी बात करो, जब सीव एनालिसिस करोगे तो सीव एनालिसिस में रेजिडुअल ओपीसी के केस में 10% होता है, जबकि पीपीसी के केस में कितना होता है, 5% होता है। याद रहेगा। दूसरी बात करो, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरी बात करो सर, श्रिंकेज, श्रिंकेज बढ़ जाएगी, श्रिंकेज एंड क्रैकिंग दोनों बढ़ जाएगा, श्रिंकेज एंड क्रैकिंग बढ़ जाएगा। आप कहेंगे श्रिंकेज एंड क्रैकिंग बढ़ जाएगा, इसका क्या मतलब है? मैंने कहा साहब ऐसा है ना कि जितना ज्यादा फाइन सीमेंट होगा सर, उसमें श्रिंकेज क्रैकिंग उतनी ही ज्यादा होगी। अब ओपीसी के कंपैरिजन में पीपीसी फाइन है, तो आप सिंपली कह सकते हैं श्रिंकेज क्रैकिंग इसमें ज्यादा होगी। अच्छा, ब्लीडिंग पर बात कर लो। चौथा, वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी, सीमेंट की फाइननेस बढ़ेगी तो वर्केबिलिटी बढ़ जाएगा, आपको पता है। नेक्स्ट बात करो सर, हाँ, ब्लीडिंग, सेग्रीगेशन, तो ब्लीडिंग कम हो जाएगा, सेग्रीगेशन पर बात नहीं कर सकते, ब्लीडिंग क्या हो जाएगा। पांचवा बात कर लो सर, ब्लीडिंग पर बात कर लो, तो ब्लीडिंग क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग क्या हो जाएगा सर, ब्लीडिंग घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, तो इतने सारे इफेक्ट मैंने अभी आपसे बात की है। हाँ, अच्छा, दूसरी बात कर लो स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ ओपीसी और पीपीसी की लगभग जितनी स्ट्रेंथ पीपीसी की जितने दिन पर होती है, ओपीसी के 33 ग्रेड की भी स्ट्रेंथ लगभग उतनी ही उतने दिन पर होती है। लेकिन एक दिक्कत है, स्ट्रेंथ गेन रेट जब तक पोर्टलैंड पोतलाना सीमेंट में पोजोलैनिक रिएक्शन सेटअप नहीं होगा, तब तक स्ट्रेंथ जो है वो हमेशा ओपीसी से क्या होगी, कम होगी। तो सिंपल बात है, कह रहे हैं कि बताइए कि अगर हम मिलाते हैं तो क्या होगा, तो रिड्यूस वर्केबिलिटी, नहीं वर्केबिलिटी बढ़ेगी, इंक्रीज ब्लीडिंग, नहीं ब्लीडिंग कम होगी, इंक्रीज श्रिंकेज, ये बात सही है। इंक्रीज स्ट्रेंथ, नहीं स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं करेगी, बल्कि स्ट्रेंथ शुरुआती दौर में कम होती है पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट की। बाद में जब पोजोलैनिक सीएचएस जेल, हाँ, सीएचएस जेल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, तब क्या होता है, स्ट्रेंथ बराबर होना शुरू हो जाती है। तो यहां जो जवाब सही है वो जवाब है इंक्रीज श्रिंकेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। एडमिक्सचर विच कॉज अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट आर कॉल्ड। कह रहे हैं वो एडमिक्सचर जो अर्ली सेटिंग और हार्डनिंग कंक्रीट में दिखाते हैं वो कौन से होते हैं। देख भाई, ऐसा है, आप उनको कहते हो रिटार्डर। क्या कहते हो, रिटार्डर, जिनकी वजह से क्या है, हाँ, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। हाँ, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ एंड सेटिंग टाइम, रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन ये घट जाएगा, और सेटिंग टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, ये है रिटार्डर। दूसरा आता है एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर, एक्सीलरेटर से क्या होता है, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ, रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन ये बढ़ जाएगा, और सेटिंग टाइम क्या होगी, सेटिंग टाइम क्या होगा, घट जाएगा। अच्छा, जनरली आप, हाँ, किसके तौर पर, एक्सीलरेटर के तौर पर किसका इस्तेमाल करते हो, CaCl2 का इस्तेमाल करते हो, CaCl2। ठीक, जनरली। अच्छा, यहां क्या करते हो, जिप्सम, जनरली ये इस्तेमाल करते हो। लेकिन इनके अलावा भी कुछ नाम होते हैं, जैसे एक्सिलरेटिंग प्लास्टिसाइजर, हाँ, रिटार्डिंग प्लास्टिसाइजर। अब ये क्या है, तो भाई कुछ ऐसे एडमिक्सचर भी होते हैं जो रिटार्डिंग इफेक्ट भी दिखाते हैं और प्लास्टिसाइजर का भी इफेक्ट दिखाते हैं, जैसे कैल्शियम लिग्नोसल्फोनेट। हाँ, तो उसे एक्सेलरेटिंग प्लास्टिसाइजर, सॉरी, रिटार्डिंग प्लास्टिसाइजर कहते हैं। समझ गए। अच्छा, तो ये इस तरह से आपको मिल जाएंगे। तो जनरली आपसे पूछा है कि वो एडमिक्सचर जो सेटिंग हार्डनिंग को तेज करा दे वो कहलाता है, वो क्या होगा, एक्सीलरेटर होगा। तो जवाब सिंपल है, जो धीमा करा दे वो रिटार्डर होगा। ठीक, समझ गए सर। चलिए, तो इतनी कहानी आपने बता दी। आप प्रश्नों का जवाब खुद भी देते रहा करिए ताकि आपको समझ आता रहे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडमिक्सचर विच प्रोलॉन्ग्स द सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम को प्रोलॉन्ग करने का मतलब, प्रोलॉन्ग्स का मतलब बढ़ा देना, सेटिंग टाइम बढ़ा देगा। सेटिंग टाइम कौन बढ़ा देगा? जो क्या होगा सर? रिटार्डर होगा। रिटार्डर कौन होगा? जिप्सम होगा। और जो कम कर दे वो कौन होगा? हाँ, जो कम कर दे वो कौन होगा? जो कम कर दे वो होगा हमारा कैल्शियम क्लोराइड यानी एक्सीलरेटर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ वाइड इन सीमेंट इज अप्रोक्सीमेटली। सीमेंट में वाइड कितना होता है? तो लगभग सीमेंट में कितना वाइड होता है? 40% वाइड होता है। इसीलिए सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी और अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों अलग अलग आती है। अपरेंट आती है 1.44 जबकि ट्रू आती है 3.15। क्या आती है? 3.15। इसीलिए हम लोग जब डिजाइन करते हैं तो सीमेंट की हमेशा स्पेसिफिक ग्रेविटी लेकर चलते हैं, हाँ ट्रू वाली लेकर चलते हैं, अपरेंट वाली नहीं लेकर चलते। क्योंकि कारण क्या है? सीमेंट में कितना वाइड होता है? 40% तक वाइड होता है। समझ गए? तो ये कहानी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 1 ईयर एज कंपेयर टू 28 डेज। 28 दिन के कंपैरिजन में एक साल में स्ट्रेंथ कितनी होती है? इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका था आपको। इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका था आपको। हाँ, फिर भी आपने पूछा है तो हमें बताना पड़ेगा भाई। हाँ, पूछा है तो हमें बताना पड़ेगा। चलिए तो बताते हैं क्या जवाब होगा, ध्यान से सुनिए। एक तरफ हम लिख लेते हैं एज और दूसरी तरफ लिख लेते हैं स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू 28 डेज स्ट्रेंथ। और वो भी किसके केस में? ओपीसी के केस में। जब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हो तो स्ट्रेंथ में कितना अफेक्ट आएगा, यही बात हमें देखनी है। 28 दिन की तुलना में कितनी स्ट्रेंथ होगी। तो अगर हम बात करें एक दिन, कितने दिन पर बात करें? 1 डे, तो 28 दिन की तुलना में 16% लगभग स्ट्रेंथ आती है। 3 दिन पर बात करें, हाँ, तो 40% स्ट्रेंथ आती है। 7 दिन पर बात करते हैं तो 65 से 70% स्ट्रेंथ आती है। तो 65% कहिए। 28 दिन पर बात करेंगे 28 डेज, हाँ 28 दिन पर बात करेंगे तो 28 दिन पर 100% आती है। इसी के कंपैरिजन में तो बात ही कर रहे थे। अच्छा, अगर बात करते हैं कितने दिन पर? 3 मंथ, 3 मंथ पर, 3 मंथ पर 110%, 6 मंथ पर 110 से 115%। ठीक, 1 ईयर, 1 ईयर में बात करेंगे तो 120 से 125%। तो तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है कि भाई अगर हम बात करें तो सीमेंट की स्ट्रेंथ जो है कितने दिन पर? 28 दिन की तुलना पे एक साल पर कितना होगी? एक साल पर कितना होगी? अरे 20 से 25% ज्यादा होगी। तो जो जवाब सही होगा आपका, वो जवाब कौन सा सही होगा? हम 20 to 25% मोर, क्योंकि 28 पे 100 है और 1 ईयर पर कितना है? 120 से 125। तो ये इस तरीके से आप इसे जस्टिफाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हाई एल्यूमिना सीमेंट हैज। कह रहे हैं ओपीसी की तुलना में हाई एल्यूमिना सीमेंट का जो सेटिंग टाइम है वो क्या होता है? तो एक तरफ मैं लिख लेता हूं टाइप ऑफ सीमेंट, और जो जरूरी जरूरी सीमेंट है मैं उनका बता देता हूं। एक तरफ लिख लेता हूं आईएसटी, दूसरी तरफ लिख लेता हूं एफएसटी, फाइनल सेटिंग टाइम और इनिशियल सेटिंग टाइम। अच्छा, बात करो सर, किसकी बात करो? पहला सीमेंट अपना फर्स्ट सीमेंट ओपीसी। ओपीसी के हर ग्रेड का जो आईएसटी है, हाँ, वो 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए और एफएसटी 600 मिनट यानी 10 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जबकि हाई एल्यूमिना सीमेंट की अगर बात करो तो हाई एल्यूमिना सीमेंट बनाते हैं आईएस 6452 के अनुसार, और 6452 के अनुसार बनाते हैं तो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम 3.5 आवर और फाइनल सेटिंग टाइम 5 घंटे होता है। कितना होता है? 5 घंटे होता है। ये बात अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, ये अच्छे से याद रखिएगा। जबकि क्विक सेटिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, इसका इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है सर? फाइनल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट। कितना होता है? 30 मिनट। वहीं बात कर लीजिए सर, किसकी चर्चा कर ले हम? लो हीट सीमेंट की, एलएचसी की। तो लो हीट सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होगा सर? हाँ 60 मिनट, जबकि फाइनल सेटिंग टाइम 24 आवर। ठीक, सॉरी, फाइनल सेटिंग टाइम कितना? 600 मिनट यानी 10 घंटे। नेक्स्ट बात कर लीजिए मैसोनरी सीमेंट की। मैसोनरी सीमेंट, मैसोनरी सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 90 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम 24 आवर। ठीक, तो ये जरूरी जरूरी सीमेंट है जिनका मैंने आपको बता दिया है। आपसे कभी पूछे कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, तो रैपिड हार्डनिंग इज डिफरेंट, हाँ, डिफरेंट फ्रॉम क्विक सेटिंग। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट ही होता है और फाइनल 600। ठीक,
समझ गए? अच्छा, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग हुआ तो वहां एक खेल हो जाता है, उसका इनिशियल सेटिंग टाइम 20 मिनट होता है और फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे होता है। ठीक है? अच्छा, सुपर सल्फेटेड सीमेंट का पूछे तो इनिशियल 30, फाइनल वही। समझ गए? कितना वही, यानी कितना 600 मिनट, 10 घंटे। तो आपसे यहां दो का पूछा था, तो इन दो की बात करते हैं और इन दो का लेकर चले और यहां कंपैरिजन करें तो देखें कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम, हाँ, इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है एज कंपेयर टू ओपीसी हाई एल्यूमिना सीमेंट का, बताइए क्या होगा? तो इनिशियल सेटिंग टाइम हाइयर है और फाइनल सेटिंग टाइम क्या है सर? फाइनल सेटिंग टाइम क्या है? लोअर है। तो इसके लिए जो जवाब सही होगा, जवाब ए सही होगा आपका। ये आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक, तो ये प्रश्न है जिसे मैं आपसे चर्चा में बात कर ही रहा था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, पढ़िए, मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट इज मेजर ऑफ। मॉडुलस ऑफ रप्चर है क्या? तो मॉडुलस ऑफ रप्चर, हाँ, मॉडुलस ऑफ रप्चर यानी एफसीआर, इसको कहते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्सर और मैक्सिमम बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसी का तो नाम है। इसका मतलब क्या है? मॉडुलस ऑफ रप्चर किस तरह की स्ट्रेंथ है सर? ये बेंडिंग में टेंसाइल स्ट्रेंथ है, तो इसे आप फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ भी तो कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो जवाब जो सही होगा वो कौन सी स्ट्रेंथ है? एफसीआर मतलब कौन सी? हाँ, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसी को मॉडुलस ऑफ रप्चर भी आप कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ रप्चर भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी लेकर चलते हैं? तो आपको वैल्यू पता है कितनी लेकर चली जाती है भाई? 0.7 रूट ओवर एफसी के। हाँ, तो एफसीआर बराबर कितना लेकर चलते हैं? 0.7 रूट ओवर एफसी के। ये वैल्यू लेकर चलते हैं, आपको ये कहानी पता होती है, बता दीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन बेस्ट वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट द परफेक्ट, हाँ, या द प्रिफर्ड शेप ऑफ एग्रीगेट, सबसे ज्यादा वर्केबिलिटी चाहते हैं आप, तो बताइए किस शेप का एग्रीगेट इस्तेमाल करेंगे? सबसे ज्यादा वर्केबिलिटी राउंडेड शेप में आती है। किस में आती है? राउंडेड शेप में आती है। तो जो जवाब सही होगा, कौन सा सही होगा आपका? राउंडेड एग्रीगेट सही होगा। आप सही जवाब राउंडेड एग्रीगेट बता दीजिएगा। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 24, क्वेश्चन नंबर 24, द इफेक्ट ऑफ एडिंग कैल्शियम क्लोराइड इन कंक्रीट। कैल्शियम क्लोराइड मिलाएंगे तो क्या है? कैल्शियम क्लोराइड एक प्रकार का क्या है? एक्सीलरेटर है। एक्सीलरेटर है तो मिला देंगे तो सेटिंग टाइम क्या होगा? घट जाएगा। तो इंक्रीज सिंकेज, डिक्रीज सिंकेज, इंक्रीज सेटिंग टाइम, डिक्रीज सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम पहले तो डिक्रीज होगा। अच्छा, श्रिंकेज पर बात कर लो, श्रिंकेज जो है वो बढ़ जाती है। तो जो जवाब सही है सर, हाँ, वो क्या है? इंक्रीज श्रिंकेज और डिक्रीज सेटिंग टाइम। तो जवाब 1 और 4 सही है। इस प्रश्न का जवाब हो सकता है आपकी किताब में गलत दिया हो, तो उसको सही कर लीजिएगा। जवाब क्या होगा? 1 और 4 आपका जवाब सही होगा। 1 और 4, ठीक है। क्या जवाब सही होगा? 1 और 4, ठीक है। तो अब आइए इस पर बात करिए। हम क्या कह रहे थे भाई? कंक्रीट में CaCl2 मिलाने का क्या प्रभाव होगा? CaCl2 एक प्रकार का एडमिक्सचर, कैसा? एक्सीलरेटिंग एडमिक्सचर है। इसका मतलब क्या है सर? एक्सीलरेटर है तो सेटिंग टाइम घटा देगा। और इसका एक और इफेक्ट आता है, श्रिंकेज क्या हो जाती है? कंक्रीट की बढ़ जाती है। तो ये जवाब यहां से सही है। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम इफ मॉइस्चर कंटेंट। बल्किंग कितने पर मिलता है? मॉइस्चर कंटेंट कितना हो, बल्किंग सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। बल्किंग सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। अब यहां एक जुगाड़ है, वैसे तो बल्किंग रखते हैं, बल्किंग को कितने पर बल्किंग को आप पढ़ रखते हैं कितने परसेंट पर भाई? कि बल्किंग जो होगी सबसे ज्यादा देखने को हमें मिलेगी कितने परसेंट पर? 5% पर पढ़ रखते हैं ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बल्किंग क्या है? मॉइस्चर कंटेंट के कारण, हाँ, सैंड के वॉल्यूम में इंक्रीमेंट, यही तो है। अच्छा, तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा बल्किंग किस में देखने को मिलती है? फाइन सैंड में। जितनी ज्यादा फाइन सैंड उतनी ज्यादा बल्किंग। फिर मीडियम सैंड, फिर कोर सैंड। फाइन सैंड में अगर देखिए तो 38 से 40% तक बल्किंग देखने को मिलती है ऑन मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 5%। ये कौन सी सैंड है? फाइन सैंड। फिर दूसरी आती है मीडियम सैंड। फिर तीसरी आती है कौन सी? कोर सैंड। और कोर सैंड में 18 से 20% तक बल्किंग देखने को मिलती है 5% के मॉइस्चर कंटेंट पे। ठीक, अच्छा, ये कर्व आप लोग ने पढ़ रखा होगा बल्किंग वाले टॉपिक में, वहां जरूरत नहीं है। मुद्दा ये समझिए कि सर ये 5% पर होता है। अब हमारे पास 5 है, ऑप्शन में है ही नहीं है, और ये ऑप्शन घुमा फिरा के आता है। तो देख भाई, जब ऑप्शन 4, 5, 6 तीनों हो तब कौन सा सही कीजिएगा? तब सही कीजिएगा 5। जब 4 और 6 हो तब सही कीजिएगा 6। और जब 6% अकेले हो तब सही कीजिएगा 6% को ही। और इस तरीके से आप इस प्रश्न का जवाब
दे सकते हैं। ठीक, तो यहां देखो प्रश्न में क्या जवाब है, बल्किंग कितने परसेंट पर, 4% पर। आपसे ये नहीं पूछा किस सैंड में बात कर रहे हैं। सैंड बता देता तो बता दो भैया कौन से, फाइन सैंड, जितनी ज्यादा फाइन सैंड होगी बल्किंग उतनी ज्यादा होगी। ठीक, तो ऐसे आप इसका जवाब दे सकते हैं, इस प्रश्न का जवाब इस तरीके से आप दे सकते हैं। कहानी समझ गए सर? चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले प्रश्न में वो मैंने मिटा दिया, मुझे लिख देना चाहिए 4 5 6, तो क्या सही है 5, 4 6, तो क्या सही है 4, 6%, तब क्या सही है? हाँ ठीक है, इस तरीके से जवाब चुनिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है फाइनर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट जितना ज्यादा फाइन, हाँ बारीक होगा उससे क्या होगा? तो अफेक्ट्स द ओनली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, ओनली अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। कह रहे हैं कि फाइनर ग्राइंडिंग केवल ओनली किसको, हाँ अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है। हाँ सर, जितनी ज्यादा फाइनर ग्राइंडिंग होगी उतना ज्यादा अर्ली स्ट्रेंथ होगा, उतना ज्यादा अर्ली स्ट्रेंथ होगा। अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है अनअफेक्टेड रहती है। तो जो जवाब सही है वो ये है, ए। क्या है फाइनर ग्राइंडिंग का मतलब? फाइननेस सीमेंट की क्या होगी, बढ़ेगी, तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ेगा, फिर रेट ऑफ रिएक्शन, ये वन वे है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और स्ट्रेंथ जो है कौन सी, स्ट्रेंथ गेन रेट, गेन रेट, हाँ अर्ली जो है ये बढ़ जाएगी, और अल्टीमेट जो है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, हाँ ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या रहेगी, अनअफेक्टेड रहेगी। अच्छा, लोग कहते हैं कि अर्ली स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? तो सीमेंट कंक्रीट या सीमेंट में पानी मिलाने के 7 दिन के भीतर, या ऐसे कह लो 28 दिन तक जितनी स्ट्रेंथ आती है वो अर्ली स्ट्रेंथ में काउंट होती है। 28 दिन तक की सारी स्ट्रेंथ किसमें, अर्ली स्ट्रेंथ में काउंट होती है। ठीक, अल्टीमेट अनअफेक्टेड रहेगा। तो ये कहानी यहां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ये बढ़िया प्रश्न है आपके लिए, पॉइजन्स रेशियो ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का पॉइजन्स रेशियो। तो क्या रहा है कि बताओ रिच मिक्स के साथ बढ़ेगा, घटेगा, कैसे, क्या होगा, क्या रिलेशन बनेगा? तो हम बात करें अगर, तो पॉइजन्स रेशियो ऑफ कंक्रीट होता क्या है? पॉइजन्स रेशियो म्यू इज इक्वल्स टू माइनस लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल, स्ट्रेन, लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल, यही तो रेशियो होता है। देख भाई, जितना ज्यादा रिच मिक्स होगा, जितना ज्यादा रिच मिक्स होगा, अब मान लो ये सीमेंट कंक्रीट का ये इनका कोई मेंबर है, और क्या है सर, इन्होंने इस पर लोड वोड लगा रखा है ऐसे, तो लेटरल स्ट्रेन क्या होगी, जो इस डायरेक्शन में आएगी, और लॉन्गिट्यूडनल क्या होगी, जो लोड की डायरेक्शन में आएगी। देखो जितनी ज्यादा आपने सीमेंट कंटेंट डाल रखा होगा कंक्रीट में, सर कंक्रीट इंग्रेडिएंट उतने ज्यादा मजबूती से बंधे होंगे, तो बल लगाइएगा तो ये उधर उतना ही कम जाएंगे। जब कम जाएंगे तो लेटरल स्ट्रेन कम आएगी, और लेटरल स्ट्रेन कम आएगी तो पॉइजन्स रेशियो कम होगा। यानी हम अगर सिंपल बात करें तो हम यहां कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भैया पॉइजन्स रेशियो ऑफ कंक्रीट, म्यू कंक्रीट, ये घटेगा अगर, हाँ मिक्स कैसा होता जाएगा, रिचर होता जाएगा। मिक्स कैसा होता जाएगा, रिचर होता जाएगा। रिचर का मतलब समझते हैं, रिचर का मतलब सीमेंट कंटेंट आवश्यकता से अधिक पड़ेगा, तो डिक्रीज विथ रिचर मिक्स, ये जवाब सही होगा। कई सारी किताबों में इसका जवाब लोगों ने क्या दे रखा है, कई सारी किताबों में इसका जवाब, बल्कि इस किताब में भी इसका जवाब क्या दे रखे हैं, इंक्रीज दे रखे हैं, लेकिन ये डिक्रीज होगा, इसका जवाब डिक्रीज सही होगा। आप सही कर लीजिएगा, अपने बुक में भी ये सही कर लीजिएगा, याद रखिएगा। अगर इस पर कुछ डाउट हो तो जो हमारा आरसीसी का वीडियो लेक्चर है, आप उस वीडियो लेक्चर में आप क्या करिएगा, ज्वाइन कीजिएगा, और उसमें एक पूरी की पूरी सीरीज मैंने इस पर चर्चा कर रखी है कि कैसे कितने प्रकार से निकालते हैं, पॉइजन्स रेशियो होता क्या है, निकालते कैसे हैं कंक्रीट का, स्टैटिक टेस्ट में कैसे पॉइजन्स रेशियो आता है कि 0.13 से 0.21 आता है, डायनेमिक टेस्ट में 0.2 से 0.25 आता है, कैसे आता है, कैसे निकालते हैं, हमने वहां सारी चर्चा कर रखी है। और जो जवाब सही होगा वो ये होगा, सी, डिक्रीज विथ रिचर मिक्स। Now the next question, 1% of wide in concrete reduces its strength about, कह रहे 1% वाइड हो तो स्ट्रेंथ कितना कम हो जाता है। यू ऑल नो दैट कि कंक्रीट में 1% वाइड यानी स्ट्रेंथ में 5% की कमी, कितनी, 5% की। और अगर कंक्रीट 85% तक ही कॉम्पैक्टेड है तो स्ट्रेंथ, हाँ
जो स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए उसका केवल कितना दिखती है, 20% दिखती है। तो ये आपको पता रहता है, ये कहानी छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट इज इन द रेंज ऑफ, फाइन एग्रीगेट का फाइनेस मॉडुलस कितना होता है? तो हम एक तरफ लिख देते हैं टाइप ऑफ एग्रीगेट, दूसरी तरफ फाइननेस मॉडुलस। लो सर, तो लिख देते हैं, सबका ही लिख देते हैं। तो कोर्स एग्रीगेट है, तो कोर्स एग्रीगेट का आता है 6.8 से, हाँ 8 के बीच, हाँ मीडियम एग्रीगेट 4.7 से, ऑल इन एग्रीगेट 4.7 से 7 के बीच। फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, अब फाइन एग्रीगेट में 3 आते हैं। पहला आता है कोर्स सैंड, दूसरा आता है मीडियम सैंड, तीसरा आता है फाइन सैंड। तो आपको कोर्स सैंड का पता है कितना, 2.9 से 3.2। मीडियम सैंड का पता है, हाँ 2.6 से 2.9, और फाइन सैंड का पता है 2.6 से 2.9, हाँ 2.2 से, सॉरी 2.6। तो ये पता है आपको, फाइन एग्रीगेट में जो सैंड इस्तेमाल करते हैं इसका यही रेंज चलता है। ठीक, तो आपसे पूछा है कि फाइनेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट इज इन द रेंज ऑफ, कितना है, 2 से 3.5 के बीच है। तो जब आप बता दीजिए 2 से 3.5 के बीच है। ठीक? वैसे एक बात मैं आपसे बताऊं, 3.2 से अधिक फाइनेस मॉडुलस वाली सैंड का उपयोग अच्छी गुणवत्ता की कंक्रीट के निर्माण में नहीं करना चाहिए, अच्छी गुणवत्ता के कंक्रीट के निर्माण में नहीं करना चाहिए, ये बात आप जानते रहिएगा। ठीक, अच्छी गुणवत्ता के कंक्रीट के निर्माण में नहीं करना चाहिए यूज। ठीक है, तो ये स्थिति आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। आई होप कि ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सीरीज का। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर, कह रहे हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो लेकर चलते हैं किसके लिए, स्टील एंड कंक्रीट आर सेम, दोनों के लिए क्या सेम लेकर चलते हैं ना भाई? अगर बात करो डब्ल्यूएसएम में तो स्टील के लिए लेकर चलते हैं कितना, 1.78 से 1.81, आपको ये याद है। कंक्रीट के लिए बेंडिंग में लेकर चलते हैं 3, बेंडिंग में ही बात कर लो, हाँ डब्ल्यूएसएम में तो ये लेकर चलते हैं। और एलएसएम में अगर बात करो तो एलएसएम में लेकर चलते हैं पार्शियल फैक्ट्री फैक्टर, और स्टील के लिए लेकर चलते हैं 1.15, और कंक्रीट के लिए लेकर चलते हैं 1.5। तो हम हमेशा देख रहे हैं कि स्टील के कंपैरिजन में कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि स्टील फैक्ट्री मेड है, फैक्ट्री में बनाते हैं और इसकी गुणवत्ता पर प्रॉपर नियंत्रण होता है, जबकि कंक्रीट साइट पर बनाते हैं तो क्वालिटी कंट्रोल उतना अच्छा नहीं रखा जा सकता। यही कारण है कि हम सर स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम लेकर चलते हैं, जबकि कंक्रीट के लिए ज्यादा लेकर चलते हैं। तो स्टील इज लोअर देन दैट फॉर कंक्रीट। जवाब ये सही होगा। तो आई होप कि आपको ये सारी कहानी समझ में आ रही होगी और कैसे हमें इन पूरे सीरीज को कंप्लीट करना है ये भी समझ में आ रहा होगा। चलिए आई होप कि आपको सब कुछ ठीक लगा और धन्यवाद। मिलते हैं हम आगे फिर अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में फिर हम आपसे बात करेंगे प्रश्नों पर। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आगे, और कोशिश करिए कि जितने अधिकतम से अधिकतम लोगों को आप जोड़ सके अपने इस सीरीज में जोड़ते चलिए, ताकि अधिकतम लोग जब इस सीरीज में जुड़ेंगे तो इस सीरीज का उन्हें भी फायदा होगा। धन्यवाद।